हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग नया इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट पढ़ेंगे। हम लोगों ने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा था, उसमें प्लस आई इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट देखा था। हम लोगों ने मेजोमेरिक इफेक्ट देखा था, जिसमें प्लस एम इफेक्ट माइनस एम इफेक्ट देखा था। उस सब का कुछ एप्लीकेशन भी हम लोगों ने देखा था। फिर हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में कुछ पढ़े थे। बेसिक स्ट्रेंथ को भी हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग एक इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट और पढ़ लेते हैं, जिसका नाम है हाइपर कंजुगेशन। ठीक है, हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन, ठीक है। जहां तक अगर हाइपर कंजुगेशन की बात करेंगे तो हाइपर कंजुगेशन क्या होता है, हाइपर कंजुगेशन का यूज क्या होता है, हाइपर कंजुगेशन का कहाँ कहाँ एप्लीकेशन हो जाएगा, हाइपर कंजुगेशन किस तरीके से बेनिफिशियल है हम लोग को स्टेबिलिटी वगैरह बताने में, या कैसे हम लोग कहेंगे कि कौन सा कंपाउंड स्टेबल है। ऐसे रेजोनेंस में हम लोग 4 रूल देखे थे और उसके बेसिस पे हम लोग कैनोनिकल स्ट्रक्चर ड्रॉ किए थे, और देन उस कैनोनिकल स्ट्रक्चर को हम लोग कंपेयर करना सीखे थे बाय द हेल्प ऑफ दैट 4 रूल्स, और उस 4 रूल के बेसिस पे हम लोग स्टेबिलिटी ऑर्डर फाइंड आउट किए थे। बहुत सिंपल था। तो अगर हम लोग हाइपर कंजुगेशन की बात करेंगे तो हाइपर कंजुगेशन बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। आपका मुश्किल से 50 से 55 मिनट के लेक्चर में यह हाइपर कंजुगेशन का सारा कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाएगा। बहुत आसान चीज है। हाइपर कंजुगेशन को अगर हम सिंपल बोलेंगे तो एक टर्म बोला जाता है नो बॉन्ड रेजोनेंस। हाइपर कंजुगेशन को एक और नाम बोलते हैं हम लोग नो बॉन्ड रेजोनेंस। नो बॉन्ड रेजोनेंस क्या होता है, थोड़ा अटपटा लगता होगा। ये हाइपर कंजुगेशन, तो हाइपर दैट मीन्स आप अगर केमिकल बॉन्डिंग पढ़े होगे तो वहां पे पढ़े होगे हाइपर वैलेंट, ठीक है, और एक पढ़े होगे हाइपो वैलेंट। तो जब ऑक्टेट से इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाता था तब हम उसको बोलते थे हाइपर वैलेंट। जैसे PCl5 फास्फोरस ऑक्टेट से ज्यादा हो गया तो हम बोलेंगे वो हाइपर वैलेंट है, और अगर हम बोलेंगे BF3 तो वो मेरा ऑक्टेट से कम है तो बोलेंगे हाइपो वैलेंट है। तो ये तो हाइपर और हाइपो का मतलब हो गया। और अगर कंजुगेशन की बात करेंगे तो कंजुगेशन का मतलब हम लोग को पता है, क्योंकि हम लोगों ने अभी अभी रेजोनेंस का कंडीशंस देखा था, और वहां पे हम लोग देखे थे पाई का पाई के साथ कंजुगेशन, पाई का लोन पेयर के साथ कंजुगेशन, पाई का पॉजिटिव चार्ज के साथ कंजुगेशन, पाई का फ्री रेडिकल के साथ कंजुगेशन, बहुत सारा कंजुगेशन हम लोगों ने देखा था। तो कंजुगेशंस भी हम लोग जानते हैं, हाइपर भी जानते हैं। तो ये तो हुआ पर्टिकुलर अलग अलग वर्ड का मतलब। लेकिन इस वर्ड से थोड़ा अलग हटके हम लोग इसके बारे में जानते हैं कि हाइपर कंजुगेशन क्या होता है, हाइपर कंजुगेशन का एप्लीकेशन क्या होता है, हाइपर कंजुगेशन हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं। तो सिंपल अगर हम बात करेंगे कि हाइपर कंजुगेशन कैसे देखा जाए, तो हाइपर कंजुगेशन पहले कहाँ कहाँ होता है वो देख लेते हैं। तो हाइपर कंजुगेशन सबसे पहला केस कि कार्बोकैटायन में हो जाएगा। सबसे पहला केस कि हाइपर कंजुगेशन कार्बोकैटायन में हो जाएगा। दूसरा अगर हम बोलेंगे तो हाइपर कंजुगेशन कहाँ होगा, तो हाइपर कंजुगेशन हम लोग बोल सकते हैं कि एक फ्री रेडिकल वाले केस में हो जाएगा। ठीक है, हाइपर कंजुगेशन फ्री रेडिकल वाले केस में हो जाएगा। हाइपर कंजुगेशन आपका अल्कीन के केस में हो जाएगा। ठीक है, तो हाइपर कंजुगेशन आपका कार्बोकैटायन के केस में होगा, फ्री रेडिकल के केस में होगा, और अल्कीन के केस में होगा। कैसे होगा, किस तरीके से हम लोग कहेंगे कि कहां पर हाइपर कंजुगेशन ज्यादा हो रहा है, कब बोलेंगे हाइपर कंजुगेशन कम हो रहा है, कब बोलेंगे किसका स्टेबिलिटी हाइपर कंजुगेशन के बेसिस पे ज्यादा है, किसका बोलेंगे स्टेबिलिटी कम है बाय द हेल्प ऑफ हाइपर कंजुगेशन। तो ये सब सारा कॉन्सेप्ट आपको हम अलग अलग थ्रू बताएंगे। तो हाइपर कंजुगेशन का पहला हम बेसिक लेते हैं कार्बोकैटायन के केस में। तो कार्बोकैटायन क्या होता है पहले हम लोग ये भी जान जाते हैं, क्योंकि रिएक्शन इंटरमीडिएट हम लोग नहीं जानते हैं। तो अगर हम लोग कार्बोकैटायन की बात करेंगे तो बहुत आसान कॉन्सेप्ट है कि कार्बोकैटायन होता क्या है। अगर हम लोग पहले हाइपर कंजुगेशन क्या है, तो हाइपर कंजुगेशन हम लोग बोलेंगे 3 केस में होता है, कार्बोकैटायन, फ्री रेडिकल और अल्कीन। हाइपर कंजुगेशन और कुछ नहीं, इसको हम लोग बोल सकते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस। इसको हम लोग बोल सकते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस। एक तरह से रेजोनेंस ही है, लेकिन जब हम लोग करवा देंगे तो उसके बीच में बॉन्ड खत्म हो जाएगा। इसको बोलते हैं हम लोग नो बॉन्ड रेजोनेंस। अब क्या होगा सिंपल समझिएगा, एक एक केस लेके हम लोग डिस्कस करेंगे कि कार्बोकैटायन के केस में कैसे हाइपर कंजुगेशन डिस्कस करेंगे, कैसे फ्री रेडिकल के केस में करेंगे, कैसे अल्कीन के केस में करते हैं। तो अगर हम लोग सिंपल कार्बोकैटायन के बारे में बात करें तो यहाँ पर कार्बोकैटायन को हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ऐसे नाम से ही क्लियर है कि कार्बोकैटायन एक्चुअल में होता क्या है। तो कार्बोकैटायन के बारे में हम लोग जानते हैं कि कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, जैसा कि नाम से क्लियर है कार्बोकैटायन, कैटायन दैट मींस पॉजिटिव चार्ज और कार्बो दैट मींस कार्बन। तो अगर कैटायन कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज दैट मींस पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन इज नॉन एज कार्बोकैटायन। और ये यहाँ पे एप्लीकेशन बताएंगे हाइपर कंजुगेशन का। तो सिंपल समझिएगा, अगर हम लोग एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, जैसे ले लेते हैं अगर हम लोग CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और इसी पे प्लस चार्ज,
तो क्या इसको हम लोग कार्बोकैटायन बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? हम बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे। अब यहाँ पर हम ले लेंगे CH3 और CH3 पे प्लस चार्ज, इसको भी बोलेंगे हम लोग कार्बोकैटायन। तो जहां कहीं भी आपको कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज दिख जाए उसको हम लोग बोलेंगे कार्बोकैटायन। ये क्लियर? आपको कार्बोकैटायन पहचानना आ गया कि पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन इज नॉन एज कार्बोकैटायन। सिमिलरली अगर कार्बे एनायन होता तो हम बोलते हैं निगेटिव चार्ज ऑन कार्बन इज नॉन एज कार्बे एनायन। तो अगर हम लोग कार्बोकैटायन की बात करेंगे कैसे क्या होता है, तो आप सिंपल समझो कि अगर हम लोग यहाँ CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस ले लिए, ये मेरा कार्बोकैटायन है, सिंपल। अब यहाँ पर आप देखिएगा एक चीज डिस्कस करते हैं कि अगर हम लोग यहाँ पर C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड CH2 और इस C पे प्लस चार्ज है। आप एक चीज समझ रहे होंगे कि C पे प्लस चार्ज है, इसका मतलब कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। डेफिशिएंसी है मतलब ये कार्बन इलेक्ट्रॉन हमेशा लेना चाहेगा, और अगर कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है इसका मतलब कार्बन जहां से इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन लूज हुआ होगा वहां पे ऑर्बिटल वैकेंट रहा होगा, और वैकेंट ऑर्बिटल दैट मींस वो मेरा p ऑर्बिटल ही रहा होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन में क्या होता है कि यहाँ जो मेरा C और H का, तो C का जो ऑर्बिटल होगा, C का जो ऑर्बिटल होगा और H का इलेक्ट्रॉन S में होता है, कार्बन का इलेक्ट्रॉन जो होगा वो P में जाएगा, तो वहां जो ओवरलैप होगा वो ऐसे होगा। सिमिलरली यहाँ वाला भी आपका ऐसे होगा और यहाँ वाला भी आपका ऐसे होगा। आप समझ रहे होंगे, तो ये कार्बन का P वाले में और इधर हाइड्रोजन का S वाले में, और S का शेप जो होता है वो स्फेरिकल होता है और P का शेप जो होता है वो डम्बेल होता है। ये हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर जो ओवरलैपिंग हुआ होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी ओवरलैपिंग हुआ होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी ओवरलैपिंग हुआ होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर तो आपका ऑर्बिटल वैकेंट और यहाँ पर ओवरलैपिंग में इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर माइग्रेट करेगा। इसका मतलब हुआ कि यहाँ जो वैकेंट ऑर्बिटल है वो इस इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करना चाहेगा। आप बोलोगे सर यहाँ वैकेंट कैसे? हम बोलेंगे बाबू कार्बोकैटायन है, कैटायन तभी आया होगा जब कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा, और कार्बन अगर इलेक्ट्रॉन लूज किया तो कहीं ना कहीं ऑर्बिटल से ही इलेक्ट्रॉन वहां से लूज हुआ होगा, और जिस ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन लूज हुआ होगा वो ऑर्बिटल है P, और इलेक्ट्रॉन वहां से लूज हुआ, इसीलिए हम लोग बोले वैकेंट P ऑर्बिटल, इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं। और यहाँ जो कार्बन का हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है वो सिग्मा बॉन्ड है, और यहाँ जो ऑर्बिटल है वो P ऑर्बिटल है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि सिग्मा का P ऑर्बिटल के साथ जो रेजोनेंस होगा उसको हम लोग बोलेंगे हाइपर कंजुगेशन। सिग्मा का सिग्मा बॉन्ड, क्यों सिग्मा बॉन्ड? क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड होगा वो सिग्मा बॉन्ड ही होगा। यहाँ जो मेरा कार्बन का इलेक्ट्रॉन जहां से निकला होगा वो P ऑर्बिटल ही होगा, तो सिग्मा का P ऑर्बिटल के साथ जो रेजोनेंस होगा उसको बोलेंगे हम लोग हाइपर कंजुगेशन। यहां तक समझ में आया होगा? तो जितना ज्यादा सिग्मा बॉन्ड बनाएगा इस P ऑर्बिटल के साथ रेजोनेंस, उतना ज्यादा स्टेबिलिटी होगा। मतलब कह सकते हैं कि अगर हम लोगों का इस C का इस H के साथ एक सिग्मा, दूसरा सिग्मा, तीसरा सिग्मा, मतलब हम लोग कह सकते हैं कि जितना ज्यादा, अब आप सिंपल समझो कि अगर हम लोग यहां पर ले लेते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और CH2 पे प्लस चार्ज, तो आप पहले आप ये चीज समझ लीजिए कि जितना ज्यादा, अब यहाँ C पे प्लस चार्ज है, जिस कार्बन पे प्लस चार्ज है उसके बगल वाले कार्बन को हम लोग अल्फा कार्बन बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोल देंगे अल्फा कार्बन, और उस अल्फा कार्बन से जितना हाइड्रोजन अटैच रहेगा उसको बोलेंगे हम लोग अल्फा हाइड्रोजन। तो बताओ यार, इस कार्बन को तो कार्बोकैटायन हुआ, इसका साथ जो अटैच कार्बन होगा वो कार्बन ये है, और इस कार्बन को हम लोग बोलेंगे अल्फा कार्बन। इस कार्बन से कितना हाइड्रोजन? तो बोलेंगे बाबू 3 अल्फा हाइड्रोजन। अरे यार, मेरे पास अगर 5 रुपया तो वो 5 रुपया मेरा हुआ। सिमिलरली अगर इस अल्फा कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन, तो अगर ये कार्बन अल्फा तो तीनों हाइड्रोजन भी अल्फा हुआ, तो ये तीनों अल्फा हाइड्रोजन इस P ऑर्बिटल के साथ रेजोनेंस करेगा, और हम लोग जानते हैं जितना ज्यादा रेजोनेंस करेगा उतना ज्यादा स्टेबिलिटी होगा। ये सिंपल है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा कंपाउंड उतना ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतना ज्यादा रेजोनेंस P ऑर्बिटल के साथ, और जितना ज्यादा रेजोनेंस उतना ज्यादा स्टेबिलिटी हो जाएगा। ये आपको समझ में आ रहा होगा।
अब आप सिंपल देखिएगा तो हम लोग सिंपल है, कभी भी कार्बोकैटायन की बात करेंगे तो हम बोल देंगे सबसे पहले अल्फा कार्बन को पकड़ो और अल्फा कार्बन के पास कितना अल्फा हाइड्रोजन है वो देखो, और जिसमें जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा उस कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। अब हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल, ये ऑर्बिटल वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स है, अगर इसको हम सिंपल एग्जांपल से देखेंगे तो आप सिंपल समझिएगा। अगर हम लोग यहाँ पे डिस्कस करें कि अगर कैसे हम लोग यहाँ पे करते हैं तो बेसिक से एक एग्जांपल, इसी एग्जांपल को दिखाते हैं हम आपको। जैसे अगर हम लोग C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड CH2 और CH2 पे प्लस चार्ज, ठीक है। अब इस CH2 पे प्लस चार्ज है, इसका मतलब इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन कम हुआ होगा। इस कार्बन का अगर हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp2, क्योंकि यार 3 यहाँ पे बॉन्ड बना, 3 सिग्मा बॉन्ड, इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो गया। अब यहाँ पर आप बताओ, ये जो मेरा C प्लस के बगल वाले कार्बन को हम लोग अल्फा कार्बन बोलेंगे। अगर मान लीजिए इस H को हम लोग HX बोल दिए, इस H को बोल दिए HY और इस H को बोल दिए HZ, तो बारी बारी से तीनों H इस रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। अब बोलो यार, ये बॉन्ड अगर इस पे जाएगा इसका मतलब क्या हुआ कि ये H अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इसका मतलब यहां से एक बनेगा, वो बनेगा C, यहाँ पे आ जाएगा HY, यहाँ पर ये बॉन्ड अब खत्म हो जाएगा क्योंकि HX अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे दिया, मतलब यहाँ पर HX रहेगा ही, और अब ये कार्बन और HX के बीच का बॉन्ड खत्म हो जाएगा, क्योंकि हम क्या बोले, सिग्मा का पाई और पी ऑर्बिटल के साथ, सिग्मा का पी ऑर्बिटल के साथ रेजोनेंस। तो जैसे ही ये सिग्मा बॉन्ड यहां गया, मतलब ये बॉन्ड खत्म हो गया और HX पे आ गया फुल्ली पॉजिटिव चार्ज। अब ये सिंगल नहीं डबल, और यहाँ पे आ जाएगा, अब ये कार्बन को अपना खोया हुआ इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिटल में वैकेंट था वो मिल गया, इसलिए यहाँ की डेफिशिएंसी समाप्त हो गई, इसलिए ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ से खत्म हो जाएगा। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर डबल बॉन्ड CH2, ये सिंपल। तो ये तो मेरा HZ रह ही गया, तो ये मेरा जब HX लिया तब एक स्ट्रक्चर बना। सिमिलरली HY वाला जो बनेगा वो ऐसा बनेगा, HY सिंगल बॉन्ड C, तो ये बॉन्ड अब HY वाला खत्म हो जाएगा, HY पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, उस केस में आपका HX जो है वो रहेगा ही, यहाँ पर आपका HZ है और डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा। सिमिलरली एक बार HZ वाला करेगा तो HZ वाले में HY यहाँ रहेगा, HX यहाँ रहेगा, HZ खत्म हो जाएगा, डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर HZ और HZ पे प्लस चार्ज। आप एक बात देख रहे होंगे, जो हाइड्रोजन रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है उस हाइड्रोजन का कार्बन के साथ बॉन्ड समाप्त हो जा रहा है। जैसे यहाँ पर HX लिए तो HX का, यहाँ पर आप देखो HX का कार्बन के साथ बॉन्ड खत्म हो गया, यानी बॉन्ड नहीं रहा, इसी को बोले न्यू बॉन्ड। जब HY लिए तो HY का कार्बन के साथ बॉन्ड खत्म हो गया, जब HZ लिए तो HZ का कार्बन के साथ बॉन्ड खत्म हो गया, इसका मतलब हुआ बॉन्ड ही समाप्त हो गया, इसीलिए हम इसका नाम लिखे न्यू बॉन्ड। इसीलिए हाइपर कंजुगेशन को हम लोग बोलते हैं न्यू बॉन्ड रेजोनेंस। न्यू बॉन्ड रेजोनेंस क्यों? क्योंकि जो अल्फा हाइड्रोजन पी ऑर्बिटल के साथ कंजुगेशन में जा रहा है, रेजोनेंस में जा रहा है, वो अल्फा हाइड्रोजन उस कार्बन के साथ बॉन्ड को ब्रेक कर ले रहा है, खत्म कर ले रहा है, बॉन्ड नहीं बच पा रहा है, इस कारण से हम लोग बोलते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर। तो आप देखोगे इस तीनों को, तो यहाँ पर ये नो बॉन्ड कहाँ कहाँ आया, तो एक आपका आया यहाँ पे, एक आपका आया यहाँ पे और एक आपका आया यहाँ पे। एक वाले में HX किया, एक वाले में HY किया और एक वाले में HZ किया। जब HX किया तब HX और कार्बन के बीच में बॉन्ड नहीं, जब HY किया तो HY और कार्बन के बीच में बॉन्ड नहीं, जब HZ किया तो HZ और कार्बन के बीच में बॉन्ड नहीं। जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतना ज्यादा नो बॉन्ड रेजोनेंस कैनोनिकल स्ट्रक्चर, और जितना ज्यादा नो बॉन्ड रेजोनेंस कैनोनिकल स्ट्रक्चर उतना ज्यादा उस कंपाउंड का स्टेबिलिटी। तो हम बोलेंगे कितना कैसे हम लोग नो बॉन्ड रेजोनेंस कैनोनिकल स्ट्रक्चर बता सकते हैं, तो सिंपल लिख सकते हैं कि नो बॉन्ड रेजोनेंस, नो बॉन्ड रेजोनेंस कैनोनिकल स्ट्रक्चर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन।
अब यहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना 3, तो यहाँ पर हम बोल देंगे तो नो बॉन्ड रेजोनेंस कैनोनिकल स्ट्रक्चर भी कितना, तो हम बोल देंगे 3। अगर आप बोलोगे कि नेक्स्ट वाला पिछले ही केस में हम लोग एक दिए थे CH3+, तो यार बताओ C+ के बगल में कोई कार्बन दिख रहा है, हम बोलेंगे नहीं। तो जब अल्फा कार्बन ही नहीं तो अल्फा हाइड्रोजन का तो नाम भी नहीं लेंगे, और अगर अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं तो हाइपर कंजुगेशन होगा ही नहीं, और अगर हाइपर कंजुगेशन ही नहीं तो स्टेबिलिटी तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन 0, इसलिए यहाँ का स्टेबिलिटी कम, यहाँ का स्टेबिलिटी ज्यादा। जहां पर अल्फा हाइड्रोजन जितना ज्यादा होगा वहां की स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा हो जाएगी। नो बॉन्ड रेजोनेंस क्यों बोले, क्योंकि यहाँ का जो C और H का बॉन्ड है वो बॉन्ड अब रेजोनेंस में करने के बाद बॉन्ड ही खत्म। जैसे यहाँ HX का किए तो HX कार्बन के साथ बॉन्ड खत्म, HY किए तो HY का कार्बन के साथ बॉन्ड खत्म, HZ किए तो HZ का कार्बन के साथ बॉन्ड खत्म। तो ये मेरा एक बार HX, एक बार HY, एक बार HZ। अगर हम इसको 1 बोल दिए, इसको 2 बोल दिए और इसको अगर हम 3 बोल देंगे तो बोल सकते हैं 1, 2 and 3 आर इस बार कैनोनिकल स्ट्रक्चर नहीं, नो बॉन्ड रेजोनेंस कैनोनिकल स्ट्रक्चर। वो वाला कैनोनिकल था जब रेजोनेंस में पढ़ते थे, यहाँ हाइपर कंजुगेशन पढ़ रहे हैं, है रेजोनेंस का ही पार्ट लेकिन रेजोनेंस से थोड़ा अलग है। जब रेजोनेंस था वहां सिग्मा बॉन्ड का कोई यूज नहीं था, और हाइपर कंजुगेशन में सिग्मा बॉन्ड का यूज है। तो हाइपर कंजुगेशन रेजोनेंस के ही वे में है लेकिन थोड़ा उससे अलग है। तो हम रेजोनेंस के यहाँ हाइपर कंजुगेशन के कैनोनिकल स्ट्रक्चर को सिर्फ कैनोनिकल स्ट्रक्चर नहीं, नो बॉन्ड रेजोनेंस कैनोनिकल स्ट्रक्चर बोलेंगे। और नंबर ऑफ नो बॉन्ड रेजोनेंस कैनोनिकल स्ट्रक्चर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। जिस कार्बोकैटायन के पास जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन, उस कार्बोकैटायन का नो बॉन्ड रेजोनेंस कैनोनिकल स्ट्रक्चर उतना ज्यादा होगा, और जिस कार्बोकैटायन का नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन जितना ज्यादा, स्टेबिलिटी उतना ज्यादा हो जाएगा। हम लोगों ने लिख भी दिया कि नो बॉन्ड रेजोनेंस कैनोनिकल स्ट्रक्चर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, या हम लोग ये भी लिख सकते हैं स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। सिंपल भाषा में अगर हम बोल देंगे तो कार्बोकैटायन की जब कभी भी स्टेबिलिटी की बात करेंगे वहां पे हम लोग बात करेंगे किसकी, तो हम लोग बात करेंगे अल्फा हाइड्रोजन की। कार्बोकैटायन में नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन को काउंट करो। अल्फा हाइड्रोजन कैसे काउंट करेंगे, तो जिस कार्बन पे प्लस चार्ज है उसके अगल बगल में देखो कहाँ कार्बन है, जहां जहां कार्बन दिखेगा उस कार्बन पे हाइड्रोजन काउंट करो। जहां पर जितना ज्यादा हाइड्रोजन, नो बॉन्ड रेजोनेंस, बार बार बोल रहे हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस कैनोनिकल स्ट्रक्चर उतना ज्यादा होगा, और नो बॉन्ड रेजोनेंस कैनोनिकल स्ट्रक्चर जितना ज्यादा उस कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। हम लोग और भी क्वेश्चंस के थ्रू समझते हैं। तो सबसे पहले हाइपर कंजुगेशन क्या हुआ, तो हम बोलेंगे सिग्मा का पाई ऑर्बिटल के साथ रेजोनेंस हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन को एक और नाम दिए नो बॉन्ड रेजोनेंस। नो बॉन्ड रेजोनेंस क्यों, तो कार्बोकैटायन के केस में हम लोग पढ़े, कार्बोकैटायन कहने का मतलब पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन इज नॉन एज कार्बोकैटायन। हम लोग पहले ऑर्बिटल वाला कॉन्सेप्ट दिखाएं कि कार्बन के पास प्लस चार्ज आया, इसका मतलब कार्बन इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा। इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा मतलब किसी ऑर्बिटल से लूज किया होगा, और अगर वो ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन लूज किया मतलब वो ऑर्बिटल वैकेंट रह गया होगा। वो वैकेंट ऑर्बिटल हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता होगा, उस कारण से अट्रैक्शन आया। तो अट्रैक्शन इस पाई ऑर्बिटल का उस सिग्मा इलेक्ट्रॉन के साथ जो होता है वहीं पर हाइपर कंजुगेशन इंड्यूस होता है। और हाइपर कंजुगेशन का ही एक नाम नो बॉन्ड रेजोनेंस, क्योंकि जब कैनोनिकल स्ट्रक्चर ड्रॉ करने का कोशिश किए तो जो अल्फा हाइड्रोजन आपका हाइपर कंजुगेशन में इन्वॉल्व हुआ उस अल्फा हाइड्रोजन का उस कार्बन के साथ बॉन्ड खत्म हो गया। बॉन्ड खत्म मतलब नो बॉन्ड, और इसीलिए उसका कैनोनिकल स्ट्रक्चर सिंपल कैनोनिकल स्ट्रक्चर नहीं, क्या नाम हो जाएगा, तो नो बॉन्ड रेजोनेंस कैनोनिकल स्ट्रक्चर। नो बॉन्ड रेजोनेंस कैनोनिकल स्ट्रक्चर कितना बनेगा वो डिसाइड करता है कि आपके पास कितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन है। जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतना ज्यादा नो बॉन्ड रेजोनेंस कैनोनिकल स्ट्रक्चर, और जितना ज्यादा नो बॉन्ड रेजोनेंस कैनोनिकल स्ट्रक्चर बाबू उतना ज्यादा उस कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी हो जाएगा। हम लोग कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं जो आपको मजा आ जाएगा। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। चलिए, हम लोगों ने अभी कार्बोकैटायन के हाइपर कंजुगेशन को देखा था। एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कंजुगेशन में फर्स्ट हम लोग डिस्कस किया था हाइपर कंजुगेशन में कार्बोकैटायन को। अब यहाँ पर क्वेश्चन आया कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ नो बॉन्ड रेजोनेंस कैनोनिकल स्ट्रक्चर। नो बॉन्ड रेजोनेंस कैनोनिकल स्ट्रक्चर मतलब हाइपर कंजुगेशन कितना ज्यादा होगा,
कितना ज्यादा कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बनेगा हाइपर कंजुगेशन में। तो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बोलो या नो बॉन्ड रेजोनेंस कैनोनिकल स्ट्रक्चर बोलो या इनडायरेक्टली मजा आ जाएगा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन बोलो। जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा कैनोनिकल स्ट्रक्चर उतना ज्यादा बनेगा। और वहां पर कैनोनिकल स्ट्रक्चर नहीं बाबू, नो बॉन्ड रेजोनेंस कैनोनिकल स्ट्रक्चर बोलो या नो बॉन्ड कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बोलो तो मजा आ जाएगा। आप देखो तो हम लोग सिंपली बोल रहे हैं फाइंड द टोटल नंबर ऑफ नो बॉन्ड रेजोनेंस कैनोनिकल स्ट्रक्चर इन ईच कंपाउंड। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ इस कार्बन में प्लस चार्ज है, इसका मतलब हर एक केस में आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ नो बॉन्ड रेजोनेंस कैनोनिकल स्ट्रक्चर कितना बनेगा। तो आप बताओ इस कार्बन में प्लस चार्ज है मतलब इसका बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन, इस कार्बन का तो बगल वाला बाबू ये भी तो अल्फा कार्बन है। अब बोलोगे सर कि ये अल्फा कार्बन है या नहीं है, हम बोलेंगे बाबू नहीं है, क्योंकि आप जहां बैठते हो उसके जस्ट बगल वाला अल्फा कार्बन, उसके जस्ट इधर वाला भी अल्फा कार्बन, लेकिन अल्फा के बगल वाला तो बीटा हो गया। हमको मतलब बीटा से नहीं, हमको मतलब सिर्फ अल्फा से है। तो आप देखो अगर हम लोग इसको अल्फा बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं, बिल्कुल बोलेंगे। इसको अल्फा बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे। तो बताओ यार यहाँ इस कार्बन में प्लस चार्ज है, इसके पास वैकेंट पी ऑर्बिटल है, इसके पास सी और एच के बीच में सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा का पी ऑर्बिटल के साथ रेजोनेंस हो जाएगा और वही तो आपका हाइपर कंजुगेशन इन कार्बोकैटायन कहलाएगा। तो आप सिंपल बोल दो तो हम बोलेंगे यहाँ पर आपके पास 4 अल्फा हाइड्रोजन है। क्या आप ये बात गौर कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? और अगर 4 अल्फा हाइड्रोजन है तो कितना ज्यादा कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, तो हम बोलेंगे 4। कितना ज्यादा नो बॉन्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर, हम बोलेंगे 4। तो जिसके पास जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पर 4 अल्फा हाइड्रोजन मतलब टोटल नंबर ऑफ नो बॉन्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर विल आल्सो, तो हम बोलेंगे 4, क्योंकि यार टोटल नंबर ऑफ नो बॉन्ड रेजोनेंस कैनोनिकल स्ट्रक्चर इज आल्सो इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। जिस कंपाउंड में जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन नो बॉन्ड रेजोनेंस कैनोनिकल स्ट्रक्चर उतना ही होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा ना ही उससे कम होगा। तो आप बताओ इसके पास 4, मजा आ जाएगा। इस कार्बन में प्लस चार्ज है तो बताओ यार ये तो कुछ नहीं तो CH3 ही तो है। अरे बोलो, अरे हम लोग सिंपल जो लिखते थे ऐसे बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में और यहाँ पर एक ड्रॉ कर दिए, इसका मतलब यहाँ हाइड्रोजन या मिथाइल। तो आप बोलोगे सर मिथाइल, ये तो पूछने वाली बात थोड़ी ना है। तो हम बोलेंगे यार ये जब अगर मिथाइल तो ये भी तो मिथाइल, अब यहाँ CH3 लिखो तब तो बहुत बढ़िया, नहीं लिखो तो बाय डिफॉल्ट आपको समझना होगा कि यहाँ कुछ नहीं तो क्या है CH3 है यानी कार्बन है। अब देखो आप जिस कार्बन में प्लस चार्ज है यार उसके बगल में अल्फा कार्बन, ये उसके नीचे ये भी अल्फा कार्बन। मजा आ जाएगा जब हम इसको भी अल्फा कार्बन बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इस C+ के इधर भी बगल में ये कार्बन, इधर भी बगल में ये कार्बन, नीचे भी बगल में कार्बन, तो टोटल नंबर ऑफ अल्फा कार्बन 3। लेकिन हमको मतलब अल्फा कार्बन से नहीं, हमको मतलब अल्फा हाइड्रोजन से है। अब बताओ यार यहाँ 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ 3 अल्फा हाइड्रोजन नहीं, यहाँ पर 3, यहाँ पर तो 2 ही हाइड्रोजन है बाबू, यहाँ भी तो 2 ही हाइड्रोजन है। इसका मतलब 3 यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इन दिस केस विल बी 7। तो जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन कंपाउंड की स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा, और जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन या जितना अल्फा हाइड्रोजन नो बॉन्ड रेजोनेंस कैनोनिकल स्ट्रक्चर उतना ज्यादा या कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर उतना ज्यादा। तो पिछले वाले केस में 4 अल्फा हाइड्रोजन तो 4 कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर या 4 नो बॉन्ड रेजोनेंस कैनोनिकल स्ट्रक्चर, और उसके अगले वाले में 7 ही आपका नो बॉन्ड रेजोनेंस कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनेगा। ये आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट वाले में देखो तो इस कार्बन के पास प्लस चार्ज है मतलब बगल में ये भी अल्फा कार्बन, बगल में ये भी अल्फा कार्बन। तो क्या अल्फा कार्बन ये भी बोलेंगे? क्या यहाँ कार्बन है या नहीं है? हम बोलेंगे बाबू अल्फा कार्बन नहीं है लेकिन कार्बन है, यहाँ कुछ नहीं, ये CH3 ही तो है। लेकिन यार जिसके प्लस चार्ज है उसके बगल में तो यही कार्बन है, यही कार्बन है, ये कहाँ कार्बन हो गया? ये कार्बन तो इस कार्बन के बगल में है, और जिस कार्बन में प्लस चार्ज उसके बगल वाले को अल्फा कार्बन, तो इस कार्बन में प्लस चार्ज बगल वाला ये, बगल वाला ये, तो हम दोनों को अल्फा कार्बन। यहाँ पर बताओ कितना हाइड्रोजन, तो एक बॉन्ड इधर बन चुका है, एक बॉन्ड इधर बन रहा है, एक बॉन्ड इधर बन गया, मतलब 3 बॉन्ड ऑलरेडी बन चुका है, एक ही बॉन्ड बनना बाकी है। और अगर वो बॉन्ड नहीं बना है तो किसके साथ बाय डिफॉल्ट? तो हम बोलेंगे यार हाइड्रोजन के साथ।
सिमिलरली इस वाले कार्बन पे आओ, इस कार्बन का 2 बॉन्ड बन चुका है, तो इस बार 2 बॉन्ड और बनेगा, किसके साथ, तो हम बोलेंगे हाइड्रोजन के साथ। तो यहाँ पर आपका 2, यहाँ पर आपका सिर्फ एक ही मिलेगा बाबू, तो टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन हम बोलेंगे 3 हो जाएगा। तो यार यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन अगर 3, तो नो बॉन्ड रेजोनेंस कैनोनिकल स्ट्रक्चर भी कितना, तो हम बोलेंगे वो भी 3, क्योंकि यार नंबर ऑफ नो बॉन्ड रेजोनेंस कैनोनिकल स्ट्रक्चर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट इन दैट गिवन कंपाउंड। तो यहाँ पर आया था आपका 4 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे आया था आपका 7 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पर आएगा आपका 3 अल्फा हाइड्रोजन। नीचे वाले केस में भी देखो, तो जिस कार्बन में प्लस चार्ज है उसके बगल में ये भी अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन, इसके पास 3 हाइड्रोजन, इसके पास 3 हाइड्रोजन, टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितना, तो हम बोलेंगे यार 6। यहाँ पर आ जाओ, इस कार्बन में प्लस चार्ज, उसके बगल वाला कार्बन ये अल्फा कार्बन, उसके बगल वाला कार्बन ये अल्फा कार्बन, इस अल्फा कार्बन के पास एक ही हाइड्रोजन है बाबू, इस अल्फा कार्बन के पास भी एक ही हाइड्रोजन है, तो टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितना, तो हम बोलेंगे यार यहाँ भी कितना, तो 2 हो जाएगा। मजा आ जाएगा, आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कार्बोकैटायन पे ही बेस्ड था क्वेश्चन, आया कि 2011 में पूछा गया था कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ नो बॉन्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर, या उसी को कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बोलेगा। बहुत आसान हो गया कि जिस कार्बन में प्लस चार्ज है बाबू, उसके बगल वाले कार्बन को पकड़ो, तो यार बगल में आपको ये भी कार्बन दिख रहा होगा, बगल में आपको ये भी कार्बन दिख रहा होगा, और थोड़ा गौर से देखोगे तो बगल का तो ये भी कार्बन है, क्योंकि यार ये कार्बन भी तो इस C+ के साथ डायरेक्टली अटैच है। C+ के साथ जो डायरेक्टली अटैच कार्बन होगा, दैट डायरेक्टली अटैच कार्बन इज नॉन एज अल्फा कार्बन। तो ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, जितना अल्फा कार्बन है उसको नहीं, उस सारे अल्फा कार्बन पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन काउंट करो, और दैट हाइड्रोजन इज नॉन एज अल्फा हाइड्रोजन। और जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतना कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, उतना नो बॉन्ड रेजोनेंस कैनोनिकल स्ट्रक्चर। तो अब बताओ यहाँ पर कितना, हम बोलेंगे 2 हाइड्रोजन मिलेगा, यहाँ पे कितना, हम बोलेंगे 3 हाइड्रोजन मिलेगा, यहाँ पे कितना, तो ये कार्बन 1 2 3 बॉन्ड बना चुका है, तो यार एक ही हाइड्रोजन मिलेगा, तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, तो 2 और 1 3, और यहाँ पर कितना, तो 3, तो टोटल कितना 6, तो 6 अल्फा हाइड्रोजन है। इस कारण से यहाँ पर 6 टोटल नंबर ऑफ नो बॉन्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर, सो आंसर इज 6। ये इंटीजर टाइप में क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत आसान हो जाता है। तो इसीलिए हम आपको बोलेंगे बार बार कि बहुत बेसिक चीज सबको पकड़ो। बेसिक मतलब अगर आपको कार्बोकैटायन का कहीं भी स्टेबिलिटी की बात आएगी तो हम लोग सीधे बोल देंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। जिस कार्बोकैटायन के पास जितना अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होगा उस कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा हो जाएगी। तो अगर हम लोग सिंपल देखेंगे कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी अल्काइल वाले केस में, अल्काइल कार्बोकैटायन वाले केस में, तो आप बता दो और ऑर्डर भी बता दोगे सिंपल, तो हम बोल सकते हैं कि अगर हम लोग ले लेते हैं C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C और H पे प्लस चार्ज, ये फर्स्ट, C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C पे प्लस चार्ज, यहाँ पे थर्ड, यहाँ ले लेंगे C सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पर ले लेंगे CH2 और इस पे प्लस चार्ज, और एक ले लेंगे फोर्थ, ये हो जाएगा CH3 और इसी पे प्लस चार्ज। तो अब बताओ हमको इस चारों का स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा। तो सिंपल है, चारों का स्टेबिलिटी ऑर्डर, चारों कार्बोकैटायन है और कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना बहुत आसान है। क्यों? बहुत सारा केस मिलेगा जब हम कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट भी पढ़ेंगे, वहां पे तो सारा कॉन्सेप्ट ही क्लियर, लेकिन जो अभी हम हाइपर कंजुगेशन पढ़े हैं उस बेसिस पे तो स्टेबिलिटी ऑर्डर जरूर बता देंगे बाबू। तो सिंपल बताओ यार कि अगर यहाँ पर इस कार्बन पे प्लस चार्ज है, टोटल अल्फा कार्बन 2 है, तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितना मिला, तो हम बोलेंगे 3 यहाँ मिला, 3 यहाँ मिला, टोटल यहाँ मिला 6। यहाँ पर ये भी अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन, टोटल अल्फा कार्बन 3, और तीनों अल्फा कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन, तो टोटल अल्फा हाइड्रोजन मिल गई 9। तो यहाँ पर 9 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे आ जाओ, एक ही अल्फा कार्बन और उस अल्फा कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन, तो यहाँ बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन कितना, तो हम बोलेंगे यार 3, और इस बेचारे कार्बन का अल्फा कार्बन है ही नहीं, तो हम बोलेंगे यहाँ पर 0 अल्फा हाइड्रोजन। तो अब बता दो हमको कि स्टेबिलिटी किसका ज्यादा, तो हम सिंपल बोल रहे हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन किस में ज्यादा, हम बोलेंगे 2 में मैक्सिमम, तो ऑर्डर विल बी 2 ग्रेटर देन, उसके बाद आ जाएगा 1 ही आएगा,
बिल्कुल 1 आएगा, तो आ जाएगा 2 ग्रेटर देन 1 ग्रेटर देन 3 ग्रेटर देन 4। तो ये 2 1 3 4 ऑर्डर, क्योंकि यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन 9, जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा, तो हम बोलेंगे 9 वाले का सबसे ज्यादा, उसके बाद हो जाएगा 6 वाले का, उसके बाद हो जाएगा 3 वाले का, उसके बाद हो जाएगा 4 वाले का। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, तो 2 ग्रेटर देन 1 ग्रेटर देन 3 ग्रेटर देन 4। दिस इज द करेक्ट ऑर्डर। ये आपको समझ में आ रहा हो। अगर हम लोग यहाँ पे बोलेंगे कि सिंपल, अगर हम बोले अल्काइल कार्बोकैटायन है, तो हम लोग लिख सकते हैं 3 डिग्री R प्लस ग्रेटर देन 2 डिग्री R प्लस ग्रेटर देन 1 डिग्री R प्लस ग्रेटर देन CH3 प्लस। कार्बोकैटायन की ऑर्डर जब अल्काइल ग्रुप में आएगा तो हम यहाँ लिख देते हैं 3 डिग्री R प्लस ग्रेटर देन 2 डिग्री R प्लस ग्रेटर देन 1 डिग्री R प्लस ग्रेटर देन R प्लस, या R प्लस नहीं, यहाँ पर हम सिंपल ले लेंगे CH3 प्लस। तो यहाँ पर यही तो हुआ, ये मेरा हो गया क्या, तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन कहने का मतलब ऐसा कार्बोकैटायन जो 3 कार्बन से अटैच हो। ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन, ये 2 कार्बन से है इसलिए 2 डिग्री कार्बोकैटायन, ये मेरा 1 डिग्री कार्बोकैटायन और ये मेरा सिंपल CH3 प्लस। तो हम बोले 3 डिग्री कार्बोकैटायन ग्रेटर देन 2 डिग्री कार्बोकैटायन ग्रेटर देन 1 डिग्री कार्बोकैटायन ग्रेटर देन सिंपल CH3 प्लस। तो कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी आपको समझ में आया होगा। जब कभी भी कार्बन पे प्लस चार्ज आएगा तो हम लोग स्टेबिलिटी बता सकते हैं कि जिस कार्बन पे प्लस चार्ज होगा उसके बगल वाले कार्बन को ढूंढो, जितना बगल वाला कार्बन होगा वो सारा बगल वाला अल्फा कार्बन कहलाएगा। सारे अल्फा कार्बन पे ढूंढो कि कितना हाइड्रोजन मिला। जिस कार्बोकैटायन के पास जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन, उस कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा, और जितना ज्यादा स्टेबिलिटी जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। तो होपफुली आपको कार्बोकैटायन का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो हम लोग सेकंड केस देखते हैं, वो है हम लोग का फ्री रेडिकल। तो फ्री रेडिकल के बारे में अगर हम बात करें तो फ्री रेडिकल थोड़ा बहुत हम लोग डिस्कस किए हुए थे कि फ्री रेडिकल क्या होता है। जब हम लोग हुक फिश एरो के थ्रू हम लोग फ्री रेडिकल को हम लोग डेवलप करवाए थे। ये मेरा होमोलिटिक क्लीवेज होता है। होमोलिटिक मतलब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस जब सेम हो जाएगा, यहाँ भी आपका सिग्मा का p ऑर्बिटल के साथ हो जाएगा। सिंपल आप अगर देखोगे तो अगर हम लोग ले लेते हैं C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H, ये हम लोग दूसरा केस देखते हैं और वो देखते हैं हम लोग किसका, तो फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल CH3, यहाँ पर ले लेंगे CH2 और इस पे ले लिए फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल कहने का मतलब इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं दिया है बाय द हेल्प ऑफ हुक फिश एरो, बाय द हेल्प ऑफ हुक फिश एरो, मोनो डायरेक्शनल एरो, नॉट बाय डायरेक्शनल एरो। बाय डायरेक्शनल एरो में कार्बोकैटायन या कार्बोएनायन यानी आयन आता है और हुक फिश एरो में फ्री रेडिकल आता है। तो अब बताओ यार, एक ही इलेक्ट्रॉन है और मेटल जो रहा होगा इस बेचारे के पास एक ही इलेक्ट्रॉन रहा होगा। ये अभी भी एक इलेक्ट्रॉन से, इस ऑर्बिटल के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये ऑर्बिटल अभी भी वैकेंट रहा होगा। इसका मतलब ये अभी भी इस इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करना चाहेगा। इसीलिए हम बोलते हैं यहाँ भी आपका हाइपर कंजुगेशन पॉसिबल है। तो यार इसमें भी सिंपल, जिस तरह से हाइपर कंजुगेशन में जिस तरह कार्बोकैटायन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, सिमिलरली फ्री रेडिकल भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। दोनों का स्टेबिलिटी ऑर्डर सेम हो जाता है, बिल्कुल सेम हो जाता है। दोनों इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, लेकिन हाँ कार्बोकैटायन थोड़ा ज्यादा डेफिशिएंट है और फ्री रेडिकल उसके कंपेयर में थोड़ा कम डेफिशिएंट है। कार्बोकैटायन तभी पॉजिटिव चार्ज जब वो कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर दिया है। इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं कार्बोकैटायन थोड़ा ज्यादा डेफिशिएंट, फ्री रेडिकल थोड़ा कम डेफिशिएंट है। दोनों डेफिशिएंट, दोनों का स्टेबिलिटी सेम तरीके से चलता है। वहां पे हम लोग ढूंढते थे किस कार्बन पे प्लस चार्ज, जिस कार्बन पे प्लस चार्ज है उसके बगल वाले कार्बन को ढूंढो। यहाँ ढूंढेंगे जिस कार्बन पे फ्री रेडिकल, उसके बगल वाले कार्बन को ढूंढो और सारा प्रोसेस सेम हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर सिंपल देखेंगे और हम लोग कॉन्सेप्ट से यहाँ देखेंगे तो बता दो यार, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और इसी पे फ्री रेडिकल, और यहाँ पर आ जाओ CH3 और इस CH3 पे फ्री रेडिकल। अब बताओ जिस कार्बन पे फ्री रेडिकल है उस कार्बन के बगल वाले कार्बन को हम लोग बोलेंगे अल्फा कार्बन, और जिस अल्फा कार्बन के पास जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन। तो बताओ इस कार्बन का, जिस कार्बन पे फ्री रेडिकल है उस कंपाउंड में कितना अल्फा हाइड्रोजन, हम बोलेंगे 3। इस कार्बन के पास अल्फा हाइड्रोजन विल बी 0 क्योंकि अल्फा कार्बन ही नहीं है। ये अब आपको बाबू आता होगा। तो हम बोलेंगे यहाँ का स्टेबिलिटी ज्यादा और यहाँ का स्टेबिलिटी कम, क्योंकि यार यहाँ पर
अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कम, तो यहाँ भी आपका नो बॉन्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगा। कितना? तो 3। यहाँ पर पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि यार यहाँ पर आपका अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है। फ्री रेडिकल वाले केस में भी हम लोग बोल सकते हैं नंबर ऑफ नो बॉन्ड रेजोनेंस कैनोनिकल स्ट्रक्चर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कैसे सर्च करेंगे? तो हम बोलेंगे यार जिस कार्बन पे फ्री रेडिकल होगा उसके बगल वाले कार्बन को ढूंढो, जितना बगल वाला कार्बन होगा सारा बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन कहलाएगा, और उस सारे अल्फा कार्बन पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन काउंट कर लो और वो सारा अल्फा हाइड्रोजन कहलाएगा। और जिस फ्री रेडिकल वाले कंपाउंड में नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन जितना ज्यादा होगा उस फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा हो जाएगी। ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। अगर हम लोग बेसिक से अगर हम देखें तो हम लोग कुछ और एग्जांपल इसका देखते हैं फ्री रेडिकल वाले का। तो आप यहाँ पे देखोगे जैसे सिंपल ले लीजिए कि अगर हम लोग C सिंगल बॉन्ड C और इस C पे फ्री रेडिकल ले लिए और बोलेंगे यहाँ पर कितना, और हम लोग सिंपल ले लेंगे यहाँ पर एक ले लेते हैं और इस कार्बन पे फ्री रेडिकल दिखा दिए, और हम लोग और ले लेते हैं कि अगर हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं ये और इस कार्बन पे फ्री रेडिकल दिखा दिए, बोलेंगे यार टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितना, तो हम सिंपल बोल सकते हैं जिस कार्बन पे फ्री रेडिकल है उसके बगल वाले कार्बन को हम लोग अल्फा बोलेंगे, उसके बगल वाले कार्बन को हम लोग अल्फा बोलेंगे। ये बगल वाला नहीं है, ये आपको पता चल रहा होगा। तो यार ये अल्फा कार्बन के पास 2 अल्फा हाइड्रोजन, इस अल्फा कार्बन के पास 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 अल्फा हाइड्रोजन, टोटल कितना, तो हम बोलेंगे 5, तो 5 अल्फा हाइड्रोजन। काम इसका समाप्त। जिस कार्बन पे फ्री रेडिकल उसके बगल वाले को अल्फा कार्बन, बगल वाले को अल्फा कार्बन, इस कार्बन के पास भी 2 हाइड्रोजन, इस कार्बन के पास भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, टोटल अल्फा हाइड्रोजन विल बी 4। यहाँ पे बात करो जिस कार्बन पे फ्री रेडिकल उधर भी अल्फा कार्बन, तो ये अल्फा, ये भी आपका अल्फा, इस अल्फा के पास 3 हाइड्रोजन। गौर करो ये मेरा कुछ नहीं कार्बन है, तो यहाँ पर 3 और यहाँ पर इस कार्बन को अल्फा, इस कार्बन का 3 बॉन्ड ऑलरेडी बन चुका है, एक ही बॉन्ड बनना बाकी है, और वो जो बाकी है वो किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 3, टोटल कितना, हम बोलेंगे 4। क्या क्लियर हुआ आपको बात? अगर हम लोग फ्री रेडिकल के स्टेबिलिटी की बात अल्काइल ग्रुप वाले में करेंगे तो यहाँ भी आपका वही बात हो जाएगा जो आपका कार्बोकैटायन वाले में होता था। अगर हम ले लेंगे यहाँ पर CH3 पे फ्री रेडिकल, C सिंगल बॉन्ड C पे फ्री रेडिकल, और हम बोलेंगे C फ्री रेडिकल, C सिंगल बॉन्ड C, और यहाँ पर अगर ले लेंगे C सिंगल बॉन्ड C और इस C पे फ्री रेडिकल, इसको बोलेंगे A, इसको बोलेंगे D, इसको बोलेंगे C और इसको बोलेंगे D, और बोलेंगे इस फ्री रेडिकल के स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगी। तो हम लोग सिंपल बता सकते हैं कि इस फ्री रेडिकल के पास नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन 6, इस फ्री रेडिकल के पास अल्फा हाइड्रोजन 0, इस फ्री रेडिकल के पास अल्फा हाइड्रोजन 9 और इस फ्री रेडिकल के पास अल्फा हाइड्रोजन 3। तो जिस फ्री रेडिकल के पास जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उसका स्टेबिलिटी उतना ज्यादा। आप बोलोगे सर इतना जल्दी कैसे पकड़ लिए? हम बोलेंगे यार आप भी पकड़ सकते हो, बस एक बार रिवीजन करते रहना, वीडियो लेक्चर को 1-2 बार फिर से वापस रिमाइंड करके देखते रहना, आप आराम से कॉन्सेप्ट को पकड़ सकते हो। तो आप बताओ जिस फ्री रेडिकल के पास जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उस फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा हो जाएगी। तो बताओ यार स्टेबिलिटी ऑर्डर बहुत आराम से, तो C greater than B greater than D greater than A, this will be the correct order of this question। तो आप बहुत आसानी से हम लोग फ्री रेडिकल को देखें, बहुत आसानी से कार्बोकैटायन को देखें, लास्ट और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट मिलेगा आपको अल्कीन में। तो अल्कीन को हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए अब हम लोग लास्ट में देखते हैं अल्कीन के केस में हाइपर कंजुगेशन कैसे पॉसिबल होता है। अल्कीन में सिंपल हम बोल सकते हैं जो भी अनसेचुरेटेड कार्बन डबल बॉन्ड जो भी होगा, जिस कार्बन 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा और उसके बगल में जो अल्काइल ग्रुप होगा उसका हाइड्रोजन आपका उस डबल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में होगा। जैसे अगर हम लोग सिंपल बोल सकते हैं कि ये C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर आपका अनसेचुरेटेड कार्बन हो गया और उसके साथ जो अल्काइल ग्रुप लगा होगा, तो यहाँ पर जो कार्बन है इस कार्बन के साथ आपका हाइड्रोजन लगा हुआ है और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो ये मेरा सिग्मा और ये मेरा पाई, सिग्मा का पाई के साथ भी कंजुगेशन आपका हाइपर कंजुगेशन कहलाता है।
सिग्मा और उसके साथ पाई, सिग्मा का पाई के साथ जो कंजुगेशन होता है वो मेरा हाइपर कंजुगेशन होता है। लेकिन वो सिग्मा सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ही होना चाहिए। मतलब जिस दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है उसके बगल वाले कार्बन को हम लोग अल्फा कार्बन बोलेंगे, और उस अल्फा कार्बन के पास जितना हाइड्रोजन होगा वो सारा हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन कहलाएगा। और जिस अल्कीन के पास जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन, उस अल्कीन की स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा हो जाएगी। अब आप सिंपल बताओ, अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो हम आप मान लो कि अगर हम लोग इस C के, इसको हम लोग HX बोले, इसको हम लोग HY बोले, इसको हम लोग HZ बोले, तो अब बताओ यार HX अपना बॉन्ड इसको दिया, ये पाई बॉन्ड इस पे गया, यहाँ से एक बन सकता है तो C सिंगल बॉन्ड HY, यहाँ पर ले लेंगे बॉन्ड खत्म, यहाँ पर हो जाएगा HX, HX से आ जाएगा प्लस चार्ज, यहाँ हो जाएगा HZ और यहाँ हो जाएगा डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C पे नेगेटिव। एक आ जाएगा आपका क्या, तो एक आ जाएगा आपका ये क्या, तो C यहाँ पर तो HX रहेगा ही, यहाँ पर HY पे प्लस, यहाँ पे HZ डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C नेगेटिव, और एक आ जाएगा HY के साथ तो मेरा होगा ही। अब ध्यान देना सिर्फ C HX HZ प्लस यहाँ डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C नेगेटिव। एक बार HX गया तो इस HX का कार्बन के साथ बॉन्ड खत्म, एक बार HY गया तो इस HY का कार्बन के साथ बॉन्ड खत्म, एक बार HZ गया तो HZ का कार्बन के साथ बॉन्ड खत्म, तो एक बार HS का खत्म, एक बार HY का खत्म और एक बार HZ का खत्म हो गया। तो ये मेरा फर्स्ट, ये मेरा सेकेंड, ये मेरा थर्ड। तो हम लोग इसको तो नो बॉन्ड नहीं बोलेंगे, लेकिन इसको नो बॉन्ड, इसको नो बॉन्ड और इसको नो बॉन्ड, तो हम बोल सकते हैं 1 2 3 आर क्या, तो नो बॉन्ड रेजोनेंस, नो बॉन्ड रेजोनेंस कैनोनिकल स्ट्रक्चर, नो बॉन्ड रेजोनेंस कैनोनिकल स्ट्रक्चर। तो जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन, उस अल्फा हाइड्रोजन के हेल्प से उतना ज्यादा नो बॉन्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर, और जितना ज्यादा नो बॉन्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर उस अल्कीन की स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा। तो यार अल्फा हाइड्रोजन पकड़ो, स्टेबिलिटी ऑर्डर में निकाल दो, तुरंत बता सकते हैं, क्योंकि यार हाइपर कंजुगेशन में और कुछ देखना ही नहीं है। सिंपल आप अल्फा हाइड्रोजन काउंट करते जाओ, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन जितना ज्यादा उसका स्टेबिलिटी बढ़ाते जाओ, मजा करते जाओ। सिंपल अगर हम बात करेंगे, अगर हम लोग बहुत आसानी से देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस को, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं 1 2 एंड 3 आर नो बॉन्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर। और इसी का अगर हम लोग हाइब्रिड बनाएं तो हाइब्रिड भी बहुत सिंपल बना सकते हैं। हाइब्रिड में क्या होगा, तो आप सिंपल देखो, तो यहाँ पर हो जाएगा C, यहाँ पर डॉट 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 HX पे पार्सली पॉजिटिव, डॉट 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 HY पे पार्सली पॉजिटिव, डॉट 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 HZ पे पार्सली पॉजिटिव। गौर करना ये सिग्मा बॉन्ड हमेशा था, इसके बाद जो आया वो आया डॉट डॉट डॉट, और उसके बाद कार्बन, यहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर जो आपका आया वो आपका डॉट 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 हो जाएगा, और इस कार्बन पे पार्सली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्यों यहाँ पर डॉट डॉट, आपको समझ में आया होगा, क्योंकि ये पाई बॉन्ड भी हमेशा नहीं रहा। यहाँ पर क्योंकि डॉट डॉट, क्योंकि बाद में आया पाई बॉन्ड, तो जो बॉन्ड जो चीज आपका हमेशा फिक्स नहीं रहा उसमें हम लोग पार्सली लगाए, जो चीज हमेशा फिक्स रहा उसको हम लोग फुल्ली दिखाए। ये सिग्मा बॉन्ड हमेशा फिक्स था, इसीलिए हम लोग उसको बोल्ड से दिखाएं। जो चीज हमेशा फिक्स नहीं रहा उसको हम लोग पार्सली दिखाएं, इसीलिए हम लोग बोले यहाँ पर देखो HX का कार्बन के साथ बॉन्ड खत्म, इसलिए डॉट डॉट डॉट, HY का कार्बन के साथ बॉन्ड खत्म, डॉट डॉट डॉट, HZ का कार्बन के साथ बॉन्ड खत्म, तो यहाँ भी डॉट डॉट डॉट, और तीनों हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन लूज हुआ तो पार्सली पॉजिटिव पार्सली पॉजिटिव पार्सली पॉजिटिव, और इसको बोल देंगे हम लोग नो बॉन्ड रेजोनेंस क्या, तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर। तो जिस अल्कीन के पास जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा उस अल्कीन की स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा हो जाएगी। अगर हम लोग सिंपल से अगर और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं तो बहुत आसान हो जाता है क्वेश्चंस को पकड़ना। सिंपल आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको आप सिंपल देख सकते हो कि एक हम लोग ले लिए C डबल बॉन्ड C, उसके बगल वाले कार्बन को अल्फा कार्बन, इसके पास 3 हाइड्रोजन अलग अलग नाम दे दिए HX HY HZ, तीनों अलग अलग वे में आपका बॉन्ड में पार्टिसिपेट किया, हाइपर कंजुगेशन में पार्टिसिपेट किया। जो हाइड्रोजन जिस बार हाइपर कंजुगेशन में पार्टिसिपेट किया उस हाइड्रोजन का कार्बन के साथ बॉन्ड समाप्त हो गया, इसीलिए तो बोले नाम नो बॉन्ड रेजोनेंस। तो आप गौर से देखोगे तो ये मेरा 1, ये 2, ये 3, 1 2 एंड 3 आर नो बॉन्ड रेजोनेंस
कैनोनिकल स्ट्रक्चर, और ये वाला समरी है इस तीनों का, तो इसका नाम हो गया नो बॉन्ड रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। आपको पता होगा कैनोनिकल और हाइब्रिड में क्या अंतर होता है, हाइब्रिड कैसे बनाते हैं, रे कैनोनिकल कैसे बनाते हैं, ये आपको पता है। तो सिंपल अगर हम लोग देखें एक और दो एग्जांपल से, तो आपका सारा अल्कीन का कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाएगा। अगर हम लोग सिंपल देखें कुछ और क्वेश्चन जिसमें हम लोग बोलेंगे किसका स्टेबिलिटी या किसका टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे, तो आप यहाँ देखो, यहाँ देखो, और हम लोग बोलेंगे सिंपल, यहाँ देखो, यहाँ देखो, और हम लोग बोलेंगे यहाँ, यहाँ देखो, और हम लोग बोलेंगे यहाँ देखो। चलिए अब आपको यहां बताना होगा कि टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितना है सारे केस में। ये मेरा ए, ये मेरा बी, ये सी, ये डी और ये ई हो गया। 5 आपको कंपाउंड दिया गया है, पांचों का स्टेबिलिटी ऑर्डर नहीं बल्कि आपको अल्फा हाइड्रोजन बताना है। तो सिंपल आप देखो अल्फा हाइड्रोजन में, तो आपको यहाँ सी डबल बॉन्ड सी दिख रहा होगा, तो सी डबल बॉन्ड सी के बगल वाले कार्बन को हम लोग अल्फा कार्बन, तो ये आपका अल्फा कार्बन, सी डबल बॉन्ड सी का बगल वाला कार्बन ये भी अल्फा कार्बन। तो इस अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं है, ये दोनों मिथाइल ग्रुप है, ये दोनों भी मिथाइल ग्रुप है, अल्फा हाइड्रोजन 0। मजा आ गया होगा। यहाँ पे आ जाओ, सी डबल बॉन्ड सी का बगल वाला कार्बन ये हुआ, सी डबल बॉन्ड सी का बगल वाला कार्बन ये हुआ, सी डबल बॉन्ड सी का बगल वाला कार्बन ये भी, सी डबल बॉन्ड सी का बगल वाला कार्बन ये भी। मजा आ गया। इस अल्फा कार्बन के पास 3, इस अल्फा कार्बन के पास 3, इस अल्फा कार्बन का 2 बॉन्ड बन चुका है, तो यहाँ पर 2 ही, इस अल्फा कार्बन का भी 2 बॉन्ड बन चुका है, यहाँ भी 2 ही, तो 3 3 6, 2 और 2 4, टोटल यहाँ पर 10 अल्फा हाइड्रोजन। मजा आ गया होगा। सिंपल यहाँ देखो, सी डबल बॉन्ड सी, बगल में अल्फा ये भी, बगल में अल्फा ये भी, बगल में अल्फा ये भी, और बगल में अल्फा ये भी। मजा आ गया होगा। यहाँ पर हम लोग बोलेंगे यहाँ पर 2 ही है इस कार्बन के पास, इस कार्बन के पास 3, इस कार्बन के पास 2, इस कार्बन के पास भी 2, टोटल 3 2 5 2 7 2 9, टोटल विल बी 9। यहाँ पे सी डबल बॉन्ड सी के बगल में अल्फा कार्बन, लेकिन यहाँ दोनों CH3, तो यहाँ पर 0, सी डबल बॉन्ड सी बगल में अल्फा कार्बन, 2 बॉन्ड ऑलरेडी बन चुका है, 2 बॉन्ड और बनेगा, वो किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, तो 2 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ सी डबल बॉन्ड सी बगल में अल्फा कार्बन ये, बगल में अल्फा कार्बन ये, इस अल्फा कार्बन के पास 3 अल्फा हाइड्रोजन, इस अल्फा कार्बन के पास एक इधर एक इधर एक इधर बन चुका है, एक इधर एक इधर और एक इधर बन चुका है, मतलब गलत हो जाएगा, क्योंकि आप सी डबल बॉन्ड सी के बगल में कार्बन तो यही है, इस कार्बन का 1 बॉन्ड बन चुका है, 2 बॉन्ड बन चुका है, 3 बॉन्ड बन चुका है, मतलब यहाँ पर टोटल अल्फा हाइड्रोजन 1 ही आपको मिलेगा। और सी डबल बॉन्ड सी के बगल में अल्फा कार्बन ये, यहाँ भी 3 बॉन्ड बन चुका है, 1 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ भी मिलेगा, तो टोटल आपको 2 मिल जाएगा। आप गौर से देखोगे तो सी डबल बॉन्ड सी ये क्लियर, सी डबल बॉन्ड सी इधर नहीं मिलेगा, इधर मिल जाएगा, तो आप सिंपल बोल सकते हो, तो अल्फा हाइड्रोजन आप काउंट कर लोगे। तो सी डबल बॉन्ड सी के बगल में आपको जितना कार्बन मिलेगा वो सारा अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन काउंट करो और स्टेबिलिटी ऑर्डर पकड़ लो। तो हम लोग बोल सकते हैं जिस अल्कीन के पास जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन, उस अल्कीन की स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा हो जाएगी। अगर हम लोग सिंपल बात करेंगे कुछ और क्वेश्चंस को लेते हुए, तब आप देखिएगा। चलिए अगर हम यहाँ पर देखेंगे इस अल्कीन की केस में डिस्कस करें 1 2 और 3 वाले में, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर को छोड़ के अभी हम लोग नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन देखेंगे, तो सिंपल बोल सकते हैं सी डबल बॉन्ड सी, उसके बगल में अल्फा कार्बन ये हुआ, तो ये अल्फा कार्बन, सी डबल बॉन्ड सी बगल में कार्बन ये हुआ, तो ये अल्फा कार्बन। इसको अगर आप एक्सपेंड करोगे तो इस कार्बन के पास 3 3 मिथाइल ग्रुप, तो 3 3 मिथाइल को आप ऐसे लिख सकते हो, एक CH3, दूसरा CH3, तीसरा CH3। तो इस अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन है ही नहीं, इस अल्फा कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन, तो टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितना, तो हम बोलेंगे यार 3। मजा आ गया। इस सी डबल बॉन्ड सी, सी डबल बॉन्ड सी के बगल में इधर अल्फा कार्बन है ही नहीं, इधर एक अल्फा कार्बन है, इस अल्फा कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन, हम बोलेंगे यहाँ भी आपका 3 अल्फा हाइड्रोजन मिल जाएगा। इस वाले में आ जाओ, सी डबल बॉन्ड सी, सी डबल बॉन्ड सी के बगल में ये अल्फा कार्बन, सी डबल बॉन्ड सी के बगल में ये भी अल्फा कार्बन, इस अल्फा कार्बन का 3 बॉन्ड बन चुका है, एक ही बॉन्ड बाकी है जो हाइड्रोजन के साथ, इस अल्फा कार्बन का एक ही बॉन्ड बना है, 3 हाइड्रोजन बाकी है, तो 3 हाइड्रोजन यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे, तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन, यहाँ पर
पर एक हाइड्रोजन, टोटल 4 अल्फा हाइड्रोजन। आपको समझ में आ रहा होगा। सिमिलरली आपको यहाँ पर ABCD 4 अल्कीन दिया हुआ है। चारों अल्कीन का अगर हमको स्टेबिलिटी ऑर्डर बोलेगा तो हम बोले हैं कि जिस अल्कीन का स्टेबिलिटी, आप सिंपल जब आप पढ़ोगे, सिंपल आप जब देखोगे रिएक्शन मैकेनिज्म के बाद जब हेलो एल्केन हेलो एरीन में जाएंगे तो वहां पे आपको बहुत सारा प्रोडक्ट आएगा, मेजर कौन, माइनर कौन, मोर स्टेबल कौन, लेस स्टेबल कौन। अल्कीन के मामले में जब हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन करवाएंगे तो हम बोलेंगे यार जिस अल्कीन का स्टेबिलिटी ज्यादा, जिस अल्कीन का स्टेबिलिटी कम। ये जब हम लोग सेंटेंस यूज करेंगे तो अल्कीन का स्टेबिलिटी ज्यादा और अल्कीन का स्टेबिलिटी कम डिपेंड करता है अल्कीन के अल्फा हाइड्रोजन पे। जिस अल्कीन का अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा उस अल्कीन का स्टेबिलिटी ज्यादा, जिस अल्कीन का अल्फा हाइड्रोजन कम उस अल्कीन का स्टेबिलिटी भी कम हो जाएगा। तो बताओ यार इस अल्कीन के पास नंबर ऑफ अल्फा कार्बन आपको एक ही दिख रहा होगा और इस कार्बन का एक ही बॉन्ड बना है, मतलब 3 हाइड्रोजन बाकी है। तो यहाँ 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पर C डबल बॉन्ड C का ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, 4 अल्फा और चारों अल्फा का 3 अल्फा हाइड्रोजन। तो टोटल अल्फा हाइड्रोजन 12। मजा आ गया। इस अल्कीन के पास जा एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं, क्योंकि यार ये चारों अल्फा हाइड्रोजन नहीं, ये तो अल्फा कार्बन ही नहीं, तो अल्फा हाइड्रोजन कहां से। तो यहाँ पर 0 अल्फा हाइड्रोजन। सीधा लॉटरी में हम लोग लॉटरी लगा और इतना हार गए कि जो कमाए सारा लूज कर दिए। तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन विल बी 0, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन 12, यहाँ अल्फा हाइड्रोजन 3। यहाँ पे गौर करो तो यहाँ पर एक अल्फा कार्बन, दूसरा अल्फा कार्बन, तीसरा अल्फा कार्बन, यहाँ अल्फा कार्बन नहीं है। तो इसके पास भी 3, इसके पास भी 3, इसके पास भी 3, टोटल विल बी 9। तो बता दो यार किसका स्टेबिलिटी ज्यादा। जिस अल्कीन के पास नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा उस अल्कीन का स्टेबिलिटी भी ज्यादा। तो हम सिंपल बोल सकते हैं 12 वाले का स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, यानी B का स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा। D वाले के बाद अब देखो 9 वाले का, यानी B के बाद D, उसके बाद आपको यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे आ जाएगा A। 0 वाला बेचारा सबसे करीब जो कि आपका है C, तो आ जाएगा C सबसे लास्ट में। तो करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ एन अल्कीन विल बी B D A C। सो करेक्ट आंसर इज दिस। तो आप सिंपल बोल सकते हो कि अगर हम लोग स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन की जब भी बात करेगा हम लोग नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन पकड़ेंगे और वहां पे स्टेबिलिटी बता देंगे। अगर हम लोग सिंपल अल्कीन में अब थोड़ा कंफ्यूजन कहाँ आएगा आप समझो, तो थोड़ा कंफ्यूजन वहां आएगा जहां पे आपका अल्फा हाइड्रोजन सेम हो जाएगा, जहां आपका अल्फा हाइड्रोजन सेम हो जाएगा। अल्फा हाइड्रोजन सेम कहाँ होगा, तो आप देखो यहाँ पे जैसे हम लोग ले लेंगे C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर ले लेंगे C, यहाँ पर ले लेंगे C, यहाँ पर H, यहाँ पर H, ये हो गया आपका A। एक ले लेते हैं हम लोग C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर C, यहाँ पर आपका हो जाएगा H, यहाँ पे हो जाएगा H, यहाँ पे हो जाएगा C। और एक ले लेते हैं हम लोग C डबल बॉन्ड C और यहाँ पर ले लेते हैं C, यहाँ पर C, यहाँ पर H, यहाँ पर H। और अब बोलेंगे कि ABC में किसका स्टेबिलिटी ऑर्डर ज्यादा। फंस गए हैं। कैसे फंसे वो आप देखो। तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितना, तो यहाँ अल्फा कार्बन 2, दोनों अल्फा कार्बन के पास 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पर 6 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पर 2 अल्फा कार्बन, दोनों के पास 6 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पर 2 अल्फा कार्बन, दोनों के पास 6 अल्फा हाइड्रोजन। फंसे, भयंकर फंसे, क्योंकि तीनों अल्कीन के पास नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन सेम। तो यार तीनों का स्टेबिलिटी तो यहाँ सेम नहीं होगा। स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछ रहा है ऑप्शन में आपको A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C, C ग्रेटर देन A ग्रेटर देन B, ऐसा कुछ आपको ऑप्शन दिख रहा है, मतलब आप फंसोगे। तो आप सिंपल देखो, आप जब आइसोमेरिज्म पढ़े थे तो आप एक नाम पढ़े होंगे सिस और ट्रांस। तो आप देखो इसको हम लोग बोलेंगे ये CH3 अपोजिट साइड, तुरंत बोल देंगे बाबू ये ट्रांस। आपको भी मजा आ गया होगा ये जान के, आपको ये आता है। इसको हम बोल देंगे दोनों सेम ग्रुप सेम साइड में, तुरंत बोल देंगे सिस। अब देखो सेम ग्रुप अगर अपोजिट साइड में है मतलब डिस्टेंस मैक्सिमम है, डिस्टेंस मैक्सिमम है मतलब रिपल्सन मिनिमम होगा, रिपल्सन के कम होने से स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। तो अगर ये है आपका सिस, ये है आपका ट्रांस, तो ट्रांस वाले अल्कीन का स्टेबिलिटी ज्यादा होता है सिस वाले कंपेयर में। सिंपल ट्रांस वाला दोनों सेम ग्रुप अपोजिट साइड में, अपोजिट साइड होने से रिपल्सन कम होगा, रिपल्सन कम होने से स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगा। इस कारण से हम बोलेंगे यहाँ पर ट्रांस ग्रेटर देन सिस, यानी कि आप ऑर्डर बोल सकते हो कि B का ज्यादा होगा और A का कम होगा। अब बेचारा ये C का क्या करेंगे, इसके पास भी अल्फा कार्बन, यहाँ भी आपको 6 अल्फा हाइड्रोजन। तो सिंपल देखना कि अगर एक ही कार्बन पे अगर ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन मिलेगा तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी।
तो इसके पास एक ही कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन 3, यहाँ भी एक ही कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन 3, चाहे इस पे देखो चाहे इस पे देखो, यहाँ भी आप इस पे देखो या इस पे देखो, लेकिन यहाँ एक ही कार्बन पे 6 अल्फा हाइड्रोजन। तो अगर अल्फा हाइड्रोजन 3 केस में तीनों में सेम, तो हम देखेंगे किस कार्बन पे कितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन। जिस कार्बन पे जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन, उस कार्बन की स्टेबिलिटी, उस अल्कीन की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा। तो यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, लेकिन यहाँ दोनों कार्बन पे 3, यहाँ पर दोनों कार्बन पे 3, यहाँ एक ही कार्बन पे 6, मतलब यहाँ पर स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा। तो ट्रांस और सिस में तो पता चल गया था, ट्रांस ग्रेटर देन सिस यानी बी ग्रेटर देन ए, और सी जो है वो बी और ए दोनों पे भारी पड़ गया, क्योंकि सी वाले केस में एक ही कार्बन पे 6 अल्फा हाइड्रोजन मिल गया, इसलिए हम बोलेंगे सी ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन ए। ये आपको ऑर्डर समझ में आया होगा। तो अगर हम लोग सिंपल देखेंगे, अगर हम आपको 3, 4, 5 कॉन्सेप्ट दिखा दे, तो हम सिंपल देखें यहाँ 3 केस जिसमें सिस ट्रांस और एक ही कार्बन पे 2 मिथाइल, तो ट्रांस वाले का स्टेबिलिटी सिस वाले से ज्यादा होता है। और अगर सिस ट्रांस निकल गया तो नीचे वाले में हम लोग जब भी कभी अल्फा हाइड्रोजन सेम हो जाए, तो हम लोग देखेंगे कि जिस कार्बन पे जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन, उस अल्कीन की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा। तो यार इस कार्बन पे 6 अल्फा हाइड्रोजन, इसीलिए इस अल्कीन की स्टेबिलिटी सिस और ट्रांस वाले से भी ज्यादा हो जाएगी। ये सिंपल कॉन्सेप्ट हो जाएगा। तो अगर हम लोग सिंपल यहाँ पर अगर हम लोग एग्जाम्पल देखें, तो यहाँ पर आप एक चीज देख सकते हो, अगर हम लोग यहाँ पे ये दिखाएंगे, आप एक चीज पकड़ना बात, आप यहाँ देखो C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H, ये हो गया आपका A। C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H, ये हो गया आपका B। अगर आप ले लो यहाँ पे C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर ले लेते हैं हम लोग C सिंगल बॉन्ड, यहाँ H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H, ये ले लिए C। अगर हम ले लेते हैं C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C, ये ले लेते हैं D। अगर हम ले लेते हैं C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H, ये ले लेते हैं E। C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C, और ये ले लेते हैं F। और हम A B C D E F इस 6 में अगर स्टेबिलिटी ऑर्डर देखेंगे, तो यहाँ अल्फा हाइड्रोजन आपको मिलेगा 6, यहाँ अल्फा हाइड्रोजन यहाँ भी मिलेगा आपको 6, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन आपको मिलेगा 3। आप देख रहे होंगे C डबल बॉन्ड C एक ही अल्फा कार्बन जिसके पास 3, C डबल बॉन्ड C 2 अल्फा कार्बन इसके पास 6, C डबल बॉन्ड C 2 अल्फा कार्बन दोनों के पास 6, C डबल बॉन्ड C यहाँ 4 अल्फा कार्बन, तो टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन विल बी 12 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पर आप अल्फा हाइड्रोजन ले लो तो हम बोलेंगे 6, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन ले लो हम बोलेंगे 9। तो जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन जितना ज्यादा उसका स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा। तो स्टेबिलिटी के मामले में आएंगे तो हम बोलेंगे यार मजा आ जाएगा। क्या मजा आएगा? आप ऑर्डर लिखो, हम बोलेंगे डी का स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, क्योंकि डी में नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन सबसे ज्यादा। डी के बाद आ जाएगा तो हम बोलेंगे एफ। एफ के बाद आप देखोगे 12 और 9 अल्फा हाइड्रोजन के बाद 6 वाला अभी देखे थे कि यार यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, लेकिन ये है आपका ट्रांस, ये है आपका सिस, और ये आपका एक ही कार्बन पे मैक्सिमम अल्फा हाइड्रोजन 6। तो इस तीनों में ये जो 6 अल्फा हाइड्रोजन जिसपे एक ही कार्बन पे 6 अल्फा हाइड्रोजन है, वो वाला भारी पड़ जाएगा सिस और ट्रांस वाले पे। तो एफ के बाद आ जाएगा ई। और अब सिस और ट्रांस वाले में तो मजा आ गया यार, क्योंकि सिस और ट्रांस वाले में ट्रांस का स्टेबिलिटी ज्यादा, क्योंकि सेम ग्रुप मैक्सिमम डिस्टेंस पे, मैक्सिमम डिस्टेंस होने के कारण रिपल्सन मिनिमम, रिपल्सन होने के कारण स्टेबिलिटी मैक्सिमम। तो ई के बाद हो जाएगा आपका क्या? तो हम बोलेंगे बी। बी के बाद हो जाएगा आपका ए। ए के बाद हो जाएगा आपका कौन सा? तो हम बोलेंगे यार 3 वाला, और 3 वाला है आपका सी। तो आपका ये 6 अल्कीन का स्टेबिलिटी ऑर्डर ये होगा। मैक्सी ज्यादातर बच्चे इस सिस, ट्रांस और इस वाले में जहां पर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इस तीनों केस में सेम है, यहाँ पे कंफ्यूज करते हैं। आई होप अब आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। तो मैक्सिमम बच्चे को मोस्ट प्रोबेबली आपको समझ में आया होगा। अल्कीन का स्टेबिलिटी ऑर्डर आप आराम से बता सकते हो, बस अल्फा हाइड्रोजन काउंट करना, अल्कीन का स्टेबिलिटी जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा उस अल्कीन का स्टेबिलिटी ज्यादा, और आप मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे। अगली क्लास में हम लोग हाइपर कंजुगेशन का थोड़ा कॉन्सेप्ट देखते हुए आगे बढ़ जाएंगे। चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।